फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा को पढ़ाऊंगी। साथ में जो 15 से 20 मैंने इसमें 12 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, उससे भी ज़्यादा। तो अपना हम प्रश्न देखते हैं। ये सौंदर्य शास्त्र से कुछ पुस्तकों से हमने प्रश्न लिए हुए हैं। आगे मैंने बहुत सी जो है पुस्तकों को बता भी दिया है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो देखिए, हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आपको क्या है हमारा पहला प्रश्न? देखिए, हमने कहा था ना कि आपको हम जो है कुछ प्रश्नों के साथ फ्रांसिस न्यूटन सूजा को पढ़ाएंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 2 बार लिखा गया उसमें। तो पहला प्रश्न है क्या बच्चों? सौंदर्य क्या है? ठीक है, सौंदर्य क्या है? पहला, कलाकृति है कि जीवन का आनंद है कि अभिव्यक्ति है कि रस निष्पत्ति है? तो इसमें से ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप कंफ्यूज, कहीं जीवन का आनंद सौंदर्य हो जाता है, आप लोग की समझ में आता है। ये दोनों चीज़ें में आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए, सौंदर्य से क्या होगा? जब किसी का सौंदर्य आप देखेंगे तो एक रस की अनुभूति होगी कि नहीं? तो उसमें जीवन का आनंद तो होगा नहीं, तो क्या होगा? रस निष्पत्ति होगी। इसका आंसर ये वाले का, सौंदर्य का। ठीक है, तो देखिए, अब ये दूसरा प्रश्न हमारा है, कौन सा है? कला एक प्रकार का प्रतीक है। ठीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? प्लेटो है कि अरस्तु है, सुजैन लंगर है कि रोजर फ्राई है? अब देखिए, प्रतीक, ठीक है, यही प्रतीक पकड़िएगा। ठीक है, तो मैंने सुजैन लंगर की बहुत सी पुस्तकें भी आपको बताई हैं, जैसे फीलिंग ऑफ फ्राम। ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्राम बताई है ना इनकी पुस्तक। आप मेरी फीलिंग के साथ फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फ्राम बताइए। ठीक है, फ्राम बताइए इसको। जब हमने थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, फीलिंग ऑफ, अभी हम इसको ठीक से लिखते हैं आप लोग, तब सही हो जाएगा। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी, अभी हम सही करते हैं। देखिए, फीलिंग ये आगे हमने बताई है। ठीक है, ऑफ फ्राम। ठीक है, ये सुजैन लंगर की है। तो इसका आंसर बच्चों देखिए, ये प्रतीक जो पूछ रहा है, ये क्या हो जा रहा है बाद में, सॉरी, देखते हैं। हाँ, ये बार बार ऊपर से आ जा रहा है कोई चीज़ें, तो प्रश्न दिख नहीं रहा। तो देखिए, मैंने जो लिखा अभी भी, ठीक है, इसका आंसर है सुजैन लंगर। ठीक है, तो प्रतीक जैसे कैसे? जैसे एक चीज़ का जो है प्रतीक क्या होगा, जानबूझकर जैसे कोई चीज़ प्रतीक होगा, तो जो मैंने फीलिंग ऑफ फ्रॉम सुजैन, जानबूझकर आप मेरी फीलिंग के साथ फीलिंग ऑफ फ्रॉम, हाँ ठीक है, ये वाला हो गया फीलिंग ऑफ फ्रॉम। ठीक है, जानबूझकर आप मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप उससे क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो यही एक प्रकार का प्रतीक बन जाएगा। इससे याद रखिएगा आप उसकी। तो ये जो है झगड़ा लड़ाई जो आप वो करेंगे, एक प्रकार का प्रतीक बन जाता है, हो जाता है कि नहीं? वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो क्या आप करेंगे? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये इनकी पुस्तक भी याद हो जाएगी लैंगर की, और जो है आपको इनका जो सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था ते भी याद हो जाएगा। आज प्रतिपादक से हमने प्रश्न लिए हुए हैं, तो आप लोग देखिए। प्लेटो का हमने बताया था इसके पहले कि रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, एकदम रिपब्लिक देखिएगा, तुरंत प्लेटो मारिए, क्योंकि जब पब्लिक जुटेगी तो कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसमें क्या होगा? खाना इसी में खाएगा, प्लेट में। तो ठीक है, रिपब्लिक हो गया। और अरस्तु का भी हमने बताया कई ठो, जो आप लोग आगे पुस्तक हमने रोजर फ्राई का क्या बचा? रीजन ऑफ डिवाइजन। रोज ये जो है कोई रीजन है जो आप जो है इधर उधर डिवाइड होते हैं, जैसे कुछ है ना, वो वाली ये पुस्तक उनकी है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों। देखिए, प्रश्नों को याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। वो जो आप दो, कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए, अनुकरण आ जाता है तो हो जाता है अरस्तु, यहाँ हो जाता है ना। तो इसका जो है अरस्तु से जोड़ा जाता है अनुकरण का। तो इसका प्रतिपादक किसने किया था? इटली ने किया है कि यूनान ने किया? इटली 2 बार लिखा गया, तो फ्रांस ने। तो यूनान ने ही अनुकरण। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, यूनान जब लिख रहे हैं, तो यूनान जब यही लिख रहे हैं बच्चों, तो क्या न की प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं? तो यहाँ अगर जर्मनी और इटली कोई फ्रांस शब्द आ रहा है, इसमें मात्रा भी जो और अनुकरण और अरस्तु और यूनान तीनों शब्द मिल रहे हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। तो ये वाला आंसर यूनान है जो अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने, कहाँ के दार्शनिकों ने? तो यूनान के। ठीक है, और देखिए, एक शब्द हमने आपको यहाँ बताया था, एथिलिस्ट शब्द का भी प्रयोग जो है यूनानियों से ही लिया गया है। ठीक है, एथिलिस्ट के पिता कौन है बच्चों? एथिलिस्ट के पिता कौन है? तो ये आपके बाउमगार्टन है। ठीक है, पितामह कौन हो जाएंगे? ये आपके यही एथिलिस्ट शब्द को बाउमगार्टन ने ही प्रयोग भी किया था। ठीक है, पहला एथिलिस्ट शब्द का प्रयोग जो है बाउमगार्टन ने किया। ठीक है, तब देखिए, हाँ कुछ प्रश्न आपको बताएं, इसका आंसर तो हमने बता दिया।
तो देखिए ये क्या होता है कि जब ये भी यूनान से अनुग्रह का सिद्धांत, इसलिए मैंने प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? अब देखिए उपयोगितावाद में दो शब्द बनेंगे, यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? तब ये दिया दिया रहेगा आपका जो है टॉलस्टॉय। ठीक है, ये टॉलस्टॉय दिए हैं इस सिद्धांत को। किसने दिया है? टॉलस्टॉय ने। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे तब लिखाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहने की वजह से वो शब्द थोड़ा सा सिम हो जा रहा है। तो देखिए क्या इसने उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? इसने दिया टॉलस्टॉय ने। ठीक है, टॉलस्टॉय ने दिया। तो कला उपयोगिता है ये सिद्धांत, तो इसने टॉलस्टॉय ने दिया उपयोगिता का। ठीक है, अब ये शब्द किसने कह दिया? कला उपयोगिता है। देखिए दो प्रश्न यहाँ से बना, यही दो प्रश्न आ जाएंगे तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ये दोनों प्रश्न इसको अरस्तु ने कह दिया। ठीक है, अरस्तु ने कर दिया इसको। क्या? अरस्तु ने इसको कह दिया क्या है? कला उपयोगिता है। और उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था बच्चों? प्रतिपादित किया था तो टॉलस्टॉय ने। और कला उपयोगिता शब्द किसने कह दिया? अरस्तु ने। तो ये दो प्रश्न आपके यहाँ 3-4 प्रश्न हमने बता दिए ना, क्या क्या हमने बामगार्टन का भी बताया यहाँ पे, एथलिक शब्द का प्रयोग उसने किया था। अब चौथा प्रश्न आप देखिए, इसमें क्या है? किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, ब्रह्मा से नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं होता, आंतरिक नेत्र से होता है। ठीक है, रीड ने कह दिया कि रीशन ने कह दिया कि सिर्फ सबरी ने, कि हवेशन ने। तो ये शब्द हवेशन ने कहा है। तो देखिए जब ये जो है ये सन, हवेशन को ये निकाल दीजिए, हवेशन से इसको सूरज बना लीजिए, सूर्य बना लीजिए। तो देखिए जब ये जो है सूरज निकलेगा बच्चों, ठीक है, ये शब्द को निकलेगा, तब आप क्या अपने नेत्र से ही तो इसका दर्शन करेंगे, नेत्रों से ही तो इसका, हमारे ही नेत्रों से होगा उसका दर्शन ना। हवेशन हमारे ही नेत्रों के द्वारा इसका किसका होगा? हमारे नेत्रों के द्वारा। तो हवेशन किसका? सन का। ठीक है, ये वाला आंसर आपका जो है सही हो गया कि नहीं? और कितने अच्छे से हमने बताया भी कि आप इस शब्द को देखेंगे, जहाँ नेत्र देखेंगे और जो है सौंदर्य देखेंगे, ऐसा का दर्शन किससे होता है? तो हवेशन के द्वारा। तो ये देखिए रीड का हमने बहुत अच्छे से बताया है। क्या, सॉरी हम बोल जा रहे हैं, उसका नाम ही हमको नहीं कभी कभी आता है। हार्वर्ड रीड का है मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट। क्या हमने बताया बच्चों? इसको हमेशा रीड करना है, मीनिंग को रीड करना है। ठीक है, ये चीज़ें बताई हमने, तो पीछे की चीज़ें रिपीट करेंगे ताकि आपको पीछे की चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत पुस्तकों को बहुत ट्रिक से बताया है और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। वो जो हमारे पुस्तकों वाली है वो हमारे वीडियो का एकदम मेन पेज चल रहा है, क्योंकि उसको सभी लोग देख रहे हैं। क्योंकि पुस्तकें याद करना जो है सब जो है वो भी दार्शनिकों की बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए उसको याद करने का कोई तरीका रहेगा तब वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसे सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है बच्चों? लियो टॉलस्टॉय ने दिया है, कि हीगल ने दिया है, कि क्रोचे ने दिया है, कि जो है फ्रायड ने दिया है? तो इस चीज़ को बच्चों ये हीगल ने दिया है। ठीक है, ये हीगल आपका आंसर सही है। तो देखिए द्वंद्व जब द्वंद्व हो रहा है तो मान लीजिए आपको याद हो, सही है, जिसको नहीं याद ये चीज़ें हैं, देखिए द्वंद्व तो लड़ाई, द्वंद्व लड़ाई को ही कहते हैं ना, द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो द्वंद्व का एक अर्थ लड़ाई भी होता है ना, लड़ाई भी होता है। तो लड़ाई तो हमारे यहाँ सबके यहाँ हो रही है, तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया बच्चों? तो देखिए जो हीगल ने दिया है। तो इसका आंसर आपको सही हो गया कि, और क्रोचे का हमने अंतः प्रज्ञा बताया था, अंतः प्रज्ञा बताया था। तो हमने बताया था कि ये चीज़ें अंदर से होंगी, सहजानुभूति भी इनका बताया था। तो अंदर से ही जो है सब चीज़ें सहजानुभूति होगी ना। फ्रायड का तो आगे हमने लिया ही है अभी देखिए। तो उसका आंसर वही सही था बच्चों, और आप लोग देख भी लीजिएगा, किसके देख लीजिए कि हीगल का हमने इतने अच्छे से बताया कि नहीं, हमारे यहाँ द्वंद्व लड़ाई होती है। तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया? हीगल ने। किसके अनुसार? यहाँ कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है बच्चों। तो देखिए छोटे छोटे शब्द जब पकड़ेंगे आप तो वहाँ से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब रोजर फ्राई ने किया है, कि सिंगन फ्रायड ने, कि लियो टॉलस्टॉय ने, क्लाइव बेल ने। तो देखिए ये वाला शब्द इन्होंने जो है काल्पनिक का जो है कह दिया है इन्होंने, इसने रोजर फ्राई ने। क्यों कह दिया अब इसमें भी कारण हम बता रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ जब ये कहते हैं ये चीज़ें, तो ऐसा होता है कि जैसे आदमी समझने क्या कह दिया, काल्पनिक किस, काल्पनिक शब्द की ओर पकड़िएगा। ठीक है, काल्पनिक पकड़िएगा। और रोज आप क्या करते हैं? रोज अपने मन में कोई कल्पना करते हैं कि नहीं?
हर आदमी रोज एक न एक कल्पना करता है। तो इसके सिद्धांत का अभिव्यक्ति किसने दिया है बच्चों? काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति किसने दिया है? रोजर फ्राई ने। क्या आप रखेंगे? रोज आदमी कुछ न कुछ नई नई कल्पनाएं अपने अंदर जो करता रहता। तो इसके सिद्धांत की अभिव्यक्ति काल्पनिक जीवन की किसने दिया? रोजर फ्राई। तो ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए आप। 7वां प्रश्न क्या है बच्चों? कला दमित वासनाओं भावनाओं का परिणाम है। कला दमित भावनाओं का परिणाम किसने कह दिया है? देखिए, शब्द फ्रायड ने कहा, कांट ने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने कि हीगल ने। तो ये दमित वासनाओं का बच्चों होते तो फ्रायड ने कहा है। ठीक है, फ्रायड ने कहा है ना, तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, फ्रायड। तो अब बाकी आपने हीगल उगल का तो हमने बता ही दिया था। हीगल का एक हमने बताया था क्या? हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्ट। क्वालिफिकेशन ऑफ आर्ट बताया था ना। तो हमने बताया था हमारे सामने आपका क्या क्वालिफिकेशन है, या कोई किसी के सामने क्या कोई चीज़ जाता है तो ये चीज़ कहता है कि नहीं। तो इनका एक पुस्तक ये है। देखिए, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की स्वतंत्र, इसका उत्तर हमने बता ही दिया है ना आपको। सर कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, ये फ्रायड वाला था ना। कभी कभी बच्चों को कल हमने देखा कि जो है उस पर हम लगा रहे थे, बाद में देखिए कि शब्दों के लिए पूरा जो है हम वहाँ डिलीट नहीं करते, जैसे बोल रहे थे वही, लेकिन लग गया था दूसरी जगह, हमने देखा। तो ऐसा आप लोग जैसे बोल रहे हैं या फिर कोई चीज़ इस तरह हो जाती है कभी कभी पढ़ाने में दिमाग। जैसे सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र को एक रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत किया है बच्चों? तो बाउमगार्टन ने किया है, प्लेटो ने, अरस्तू ने, कि कांट ने। तो ये स्वतंत्र रूप से बच्चों इन्होंने, बाउमगार्टन ने इसका विवेचना की है। अब देखिए, यही एक चीज़ आपको फिर यही हम बताएंगे बच्चों। देखिए, सौंदर्य शास्त्र, अब देखिए यहाँ से भी 2 प्रश्न बनेंगे, इसका आंसर तो यही सही है। जैसे प्रथम सौंदर्य शास्त्र का, यहाँ से भी 2 प्रश्न। शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है बच्चों? तब ये हो जाएंगे आपके ए भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि हो जाएंगे। और देखिए, जब सौंदर्य शास्त्र के पितामह आ जाएगा, देखिए यही 2 प्रश्न आपको हम बता रहे। सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक होगा तब कौन हो जाएंगे आपको? भरत मुनि हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए, अब यही आ जाएगा सौंदर्य शास्त्र के पिता कौन है? सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है? पितामह जब कह दिया गया बच्चों, तब आपके बाउमगार्टन हो जाएंगे। देखिए, यही 2 चीज़ों से, एक ही चीज़ों से दार्शनिक कौन हो गया है? तो आपके भरत मुनि हो गए। ठीक है, और ये पितामह कौन हो गया बच्चों? तो बाउमगार्टन हो गए। तो बना कि नहीं 2 चीज़ें यहाँ पे, आप देख लीजिए। जो है इस तरह से, जो है प्रथम दार्शनिक पूछेगा तो आप कौन लगाएंगे? भरत मुनि। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन पूछेगा तब आप बाउमगार्टन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसके आधार पर? वेदांत के आधार पर। बड़भट्ट ने किया है, कि शंकु ने किया है, कि भट्टनायक ने किया, अभिनवगुप्त ने? तो इसका आंसर अभिनवगुप्त वाला बच्चों। वेदांत के अनुसार अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? और देखिए, वेदांत के अनुसार अभिनवगुप्त ने किया है। ठीक है, ये वाला चीज़ें आप लोग याद है। और देखिए, ये अभिव्यक्तिवाद जो देख रहा है शब्द, आप ये वाला शब्द देखिए, अभी वेदांत से नहीं, लेकिन अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन देखिए अभिनवगुप्त यही लिखेंगे, तब भी देखिए इन्हीं के नाम से मिल रहा कि नहीं। तो अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसको याद रखें बच्चों? अभिनवगुप्त को। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन है? अर्धचेतन किसने कह दिया बच्चों? यहाँ पे बताइए, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो अर्धचेतन कौन कहेगा आपके? फ्रायड कहेंगे कि फ्रायड कहेंगे, बाउमगार्टन की, कांट की, टालस्टॉय? तो ये शब्द भी आपके अर्धचेतन जो कह दिया है इसने, फ्रायड ने। तो देखिए, अर्धचेतन जब जो है अर्धचेतन एकदम, जैसे एकदम फ्री जब माइंड होता है, तो जब फ्री माइंड होता है, फ्री माइंड एकदम होगा, जब कोई चीज़ें नहीं सोचेंगे, फ्री माइंड आपका होगा, फ्री माइंड होगा बच्चों, तब आपका दिमाग कहाँ? अर्धचेतन में चला जाएगा। आपका मस्तिष्क जो है बच्चों, जो है एकदम अर्धचेतन अवस्था में चला जाएगा। तो अर्धचेतन मस्तिष्क की संपूर्ण क्षेत्र किसने कहा कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? क्या है? अर्धचेतन मस्तिष्क क्या है? फ्रायड ने। अर्धचेतन वाला शब्द हो जाएगा। अब देखिए 11 प्रश्न देखिए बच्चों, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या है? इच्छा पूर्ति का सिद्धांत का आधार क्या? मनोविज्ञान है, कि दर्शन शास्त्र,
सौंदर्य शास्त्र है कि ये समाज शास्त्र है। तो देखिए ये शब्द के इच्छा पूर्ति का मनोविज्ञान वाला आंसर सही है। तो देखिए जब आपके मन में कोई अभिलाषा होगी तभी तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब आप उसकी इच्छाएं कैसे हो, अभिलाषा जब होगी मन में इच्छा पूर्ति, जैसे आपकी इच्छा कोई अभिलाषा से ही पूर्त होगी ना, तो अब मन में ही तो आपके मनोविज्ञान से ही तो होगा। मनोविज्ञान के इच्छा पूर्ति का सिद्धांत का आधार क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, जब मन में कोई अभिलाषा होगी तब वो कार्य करेंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति किससे होगी, जो है इसी मनोविज्ञान से। ठीक है, मनोविज्ञान में आपने दार्शनिकों को, जो बच्चे बीएड किए हैं वो तो उस चीज़ को अच्छे से जो है हर चीज़ मनोविज्ञान में जानते ही हैं, जो है पूरी व्याख्या ही उसमें है। देखिए निम्नलिखित में से रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है, कौन माना जाता है बच्चों, देखिए रोजर फ्राई माना जाता है, सुजैन लंगर की, कलिंगवुड और जो है रस्किन। तो देखिए ये वाले शब्द जो आप देखिए, इसका आंसर बच्चों रोजर फ्राई है। तो इसका भी एकदम नॉर्मली कोई चीज़ रटना नहीं है बच्चों आपको। तो देखिए रूप का दर्शन आप रोज करते हैं, चाहे अपने रूप का करें या दूसरे का। तो रूपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाएगा, रोजर फ्राई। ठीक है, एकदम नॉर्मली आप लोग याद रख लीजिए, कोई चीज़ रटना ही नहीं है। तो रूप का दर्शन रोज अपने ही करेंगे या फिर दूसरे का करेंगे, आप ही करेंगे। तो ठीक है, रूपवाद का प्रवर्तक कौन हो जाएगा बच्चों, तो रोजर फ्राई हो जाएगा। और कलिंगवुड का हमने क्या बताया था बच्चों, देखिए ये बताया था इनका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कैसे बताया था हमने, इनको फ़ोन करना है, कॉलिंग करनी है, प्रिंसिपल को कॉलिंग करनी है कि कोई काम रहेगा तो आप प्रिंसिपल के पास क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, फ़ोन करेंगे। कॉलिंग ही उसी को कहते हैं ना। तो देखिए कॉलिंग करेंगे किसके पास, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आप किसका है, कॉलिंगवुड का। रस्किन का देखिए एक है, हमने जैसे जो रस्किन का है बच्चों, एक पूछा जाता है, उनका वक्तव्य पूछा जाता है। देखिए क्या, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, मनुष्य अपनी आ जाएगा। ठीक है, तब ये कवि हो जाएंगे, जो रविंद्र बाबा हो जाएंगे। अपनी अभिव्यक्ति जब करेगा, और कला एक अभिव्यक्ति आ जाएगा, एक अभिव्यक्ति है। तो एक से आप क्या करेंगे, यही रस्किन को लिख दीजिएगा, यही रस्किन लिख दीजिए, एक से आप ये जो बना दीजिए, अपनी आ जाएगा, तब रविंद्र बाबा हो जाएंगे, जो कवि हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है, ये वाले शब्द हो गए। और सुजैन लंगर का तो हमने बताया। अब तक हम अपने जो टॉपिक लिए हैं, सॉरी इसको हम थोड़ा सा जूम हो गया है ना ज़्यादा, तभी ऐसा हो रहा है। इसको हम रुक के सही करते हैं। ए खुशी 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 खुशी, जरा यहाँ वीडियो जो है कैसे हो गया है, तो देख लो ये पीडीएफ कैसे हो गया है। ये रोक दी हो? हाँ रोक दे, रुका है ना, देखो रुका है ना। हाँ, कहाँ रुका है? अपने टॉपिक तरफ आ गए। जो प्रश्न हमने बता दिया, हमने आपसे कहा था कि बहुत चीज़ें वहाँ पे बताएंगे। आपके आ गए फ्रांसिस न्यूटन सूजा। यहाँ से हमने बच्चों पढ़ा दिया था। बाकी आपको वन लाइनर प्रश्न में कुछ अलग से प्रश्न भी देखने। ये वाला शब्द देखिए वहाँ पे नहीं था, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का। इनका पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस, ये पूछा जाता है ना, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ है बच्चों, फ्रांसिस न्यूटन 1924 से 2002 तक। तो देखिए यहीं हमने इनका राम कुमार का बताया, जगदीश गुप्त का बताया, तीनों लोग का बताया था आपसे। तो देखिए तीनों लोग का एक साथ जाए। और राम कुमार का हमने शिमला बताया था, उनका जगदीश गुप्त का हमने बार बार बताया है, जो है हरदोई, हाथ जोड़ लीजिए, हरदोई। ठीक है, जगदीश का जो आपके भगवान है तो उनके सामने आप क्या करेंगे, हाथ ही जोड़ेंगे, और क्या हो गया, शाहाबाद। ठीक है, ये दो तीनों यहाँ हमने बता दिया इनकी। देखिए एफएन सूजा का जन्म कहाँ और कब हुआ है, तो 1924 में गोवा में। ठीक है, और पै के कलाकार समूह के संस्थापक कौन है, तो यही संस्थापक है। अब देखिए एफएन सूजा की आत्मकथा कौन सी है बच्चों, बर्ड्स एंड लाइन्स। इनकी आत्मकथा पूछा जाता है बच्चों, ये वाला आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो देखिए ये वाला वर्ष कब इन्होंने प्रकाशित कराया है जो इसको, तो 1949 को। तो देखिए जब 1948 में पै ग्रुप की स्थापना हुई है, तो उसके कितने दिन बाद, इसको इस तरह से याद रखिएगा,
तो देखिए 48 जो है में हुई है, तो लगभग जो है ये पूरा इस इधर से ले जाएंगे जब 48 से, तो लगभग 12 साल हो जाएगा। देख लीजिएगा, जब 8 मिलाएंगे यहाँ से तो 2 इधर का हो जाएगा और 9 उधर का हो जाएगा। 11 से 12 वर्ष में इन्होंने बर्ड्स ऑफ लाइन्स जो है प्रकाशित कराया है। देखिए जब यहाँ से आप ये वाले चीज़ें जोड़ के याद रखेंगे बच्चों, तब वहाँ तक आप जो है तब इधर नहीं आएंगे कि इधर ही होगा, तब उधर आप जाएंगे। जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि 48 में जब इन्होंने स्थापना की बैक ग्रुप की, तो 48 यहाँ 2 इधर कर लीजिए, 9 उधर कर लीजिए, 11 लगभग 11 साल जो है। देखिए 9 यहाँ से हो जाएगा, 2 इधर से, लगभग 11 साल बाद, 12 साल नहीं तो 11 साल बाद ही लगभग इन्होंने बर्ड्स ऑफ लाइन को देखिए प्रकाशित कर। अगर यही 1947 भी आता तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 48 ही मेन इसको माना जाता है बैक ग्रुप का। ठीक है, तो इससे जाएंगे आप यहाँ 10, 8 से 8 यहाँ जाएंगे तो ये लगभग हो जाएगा 9 इधर और 2 इधर, 10-11 साल। 11 साल बाद इन्होंने प्रकाशित कराया। तो ये याद करने का तरीका बताते हैं बच्चों की, ताकि आप लोग वहाँ तक पहुँच जाए। अब देखिए पैक ग्रुप का वह समूह का वह कलाकार जो चेचक रोग से ग्रसित था, तो ये फैन सूजा थे। देखिए ये कुरूप इनका चेहरा भी कुरूप था और ये ऐसे व्यक्तिवादी भी थे, जैसे व्यक्ति भी थे। इनका जो व्यक्तित्व ऐसा था, रीता प्रताप में आपने पढ़ा है कि अपने स्कूल से कई बार निष्कासित भी किए गए, वहाँ ऐसा कार्य करते थे तभी ना। देखिए सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, जो क्रिस्टी की न्यूयॉर्क में, क्रिस्टी पैलेस में न्यूयॉर्क में 11.3 करोड़ में बिकी है। तो वो क्या है बच्चों, बर्थ। ठीक है, 2005 में। देखिए सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है जिसने 2005 में अनिल अंबानी ने खरीदा था। ठीक है, बर्थ को टीना अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने खरीदा था। ठीक है, यह फैन सूजा की मृत्यु कब हुई है बच्चों, 2002 में मुंबई में। अब देखिए जब यहाँ से हम आपको जोड़ के बता रहे हैं, जब ये मर गए, ठीक है 2002 में मर गए, तब उसके 3 साल बाद, देखिए यहाँ से इस चीज़ों को जोड़ कर आप रखिए, 2002 में कहाँ मरे बच्चों, गोवा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, गोवा से आके मुंबई में ख़त्म हुए। इस तरह भी मुंबई में ख़त्म हुए, गोवा जैसे स्थान पर नहीं ख़त्म हुए, मुंबई में आके ख़त्म हुए। ठीक है, ये तो वहाँ तक बात हो गई। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या आप लोग याद रखेंगे, अगर ये पूछ दिया जाए कब बिकी, तो आप इस तरह याद रखिए, मरने के 3 साल बाद, जैसे 2 में मरे 3 साल बाद इनकी 11.3, इस तरह जैसे हम इसलिए बता रहे हैं, अभी आपको जोड़ को बताते हैं। तो देखिए ये वाला देखिए 1-1 जोड़ें कि नहीं, ठीक है 1-1 जोड़े तो 3 हो गया। तो जब ये 3 वाला लास्ट आप देखेंगे तो 3 साल बाद देखेंगे, तब आपको यहाँ कितने करोड़ में बिकी वो भी याद हो जाएगा। जब ये जो मरे हैं 2002 में, उसके 3 साल बिकी है, तो आप 11.3 पे पहुँचेंगे कि नहीं। तो देखिए जोड़ के चीज़ें याद रखिए। देखिए आपको उनका है कितने में बिकी, और जैसे बर्थ, अब देखिए मरे हैं लेकिन इनका बर्थ पेंटिंग है, मरने के बाद इनका बर्थ देखिए हो गया। ठीक है, देखिए सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग है कौन सी थी, जो इनका जैसे उनके बर्थ को याद किया गया मरने के 3 साल बाद। तो इस तरह आप याद रखेंगे तब याद हो जाएगा आपको। जिसे वर्ष 2002 में यही चीज़ें हैं टीना अंबानी ने खरीदी। फिर सूजा की मृत्यु कब हुई है, तो मुंबई में 2002 में। सॉरी ये ऐसा है जो PDF बच्चों ये हो गया है, तो अभी हम आपको इधर ले जाते हैं। अभी यहाँ हमने वही 1 लाइनर है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, किसमें आगे पीछे कोई नहीं है, 1 लाइनर प्रश्न है तो 1 लाइनर टाइप में लगा भी है। तो थोड़ा PDF जो है ये इसे उल्टा था, तो इसको हमको इधर से पढ़ना था। तो देखिए तब क्या हो गया, पैक कलाकार का वह समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक, ये इनकी एक आती है प्रश्न, ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया, तो यह फिर सूजा ने किया। गोवा के ग्रामीण, गोवा के और मुंबई, क्योंकि ये देखिए ये प्रश्न आपको आ जाएगा जब ये चीज़ें जोड़कर आप लोग याद कर गए कि मुंबई में मरे, ठीक है गोवा में जन्म हुआ, तो दोनों चीज़ों का चित्रण करेंगे ना। तो यहाँ जहाँ मरे हैं उसका भी जीवन की चित्रण करेंगे, और जहाँ इनका जन्म हुआ उसका भी कौन करेगा, या फिर सूजा। पैक कलाकार का वह समूह पहला घोषणा पत्र किसने लिखा है बच्चों, तो या फिर सूजा ने। जैसे हमने उसको बता दिया 11 साल बाद उनका वो लगा क्या, जो है अभी हमने आगे पीछे बताया था, 11 साल बाद बर्ड्स ऑफ लाइन आत्मकथा, ठीक है आत्मकथा जो है उनकी प्रकाशित हुआ था वो तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, 2005 में आए तो उनकी बर्थ वाली पेंटिंग जो है कितने में बची, 3 साल बाद, मरने के 3 साल, तो 11.3 करोड़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ हम क्या करेंगे,
देखिए पैक कलाकार का वह समूह जो घोषापत्र किसने लिखा था या फिर सूजा ने लिखा। ये हमने बताया ना, जहाँ जन्म हुआ तो वही वहीं के चित्रण दोनों का करेंगे। या फिर सूजा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो देखिए गोवा में तो जन्म हुआ, लेकिन ये जे स्कूल में ही आ गए। तो इस जे स्कूल में यहाँ इनकी शिक्षा हुई, क्योंकि जब वहाँ आपने पढ़ा था, तो जब इनके पिता खत्म हो गए, देखिए हम कहानी की तरह आपको बता रहे हैं, जब 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता खत्म हो गए, तो 8 वर्ष की अवस्था में नंदलाल की माता मरी थी। तो जब 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता बच्चों जो खत्म हो गए, तब इनकी मम्मी यहाँ इनको मुंबई लेके चली आई। ठीक है, तब इनकी मम्मी जो है इनको मुंबई लेके चली आई। तब फिर वहाँ ये अस्वस्थ थे। ठीक है, अस्वस्थ थे, तो इसके कारण इनको कहाँ भेज दिया गया, गोवा, इनकी दादी के यहाँ भेज दिया गया। गोवा इनकी दादी के यहाँ भेज दिया कि गोवा में तो इनका जन्म हुआ था। तो फिर देखिए मुंबई तो इनकी माता लेके आई। इस तरह देखिए, तो अगर इस तरह देखेंगे तब आप कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए आप लोग कहानी जैसे अब देखिए, अब जन्म होगा तो वहीं तो आदमी रहेगा, लेकिन ये क्या हुआ कि मुंबई आए फिर गोवा गए, हुआ कि नहीं। तो प्रश्नों में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इस तरह याद रखेंगे जो मैंने कहानी की तरह पढ़ाया था, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। सूजा की आर्थिक के आरंभिक जीवन पर किस पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा, तो थियोडोर रिवेरा और और जको का पड़ा, सबसे ज़्यादा इनका पड़ा थियोगे रिवेरा का, क्योंकि यहाँ आपने वहाँ हमने पढ़ाया भी था और आप लोग जानते भी हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का पड़ा था। और देखिए पै का वह ऐसा कलाकार था जिसका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ है। किसका हुआ था, सूजा का। देखिए गोवा में सब जो है कैथोलिक वैथोलिक वाले रहते हैं ना, देखिए ईसाई धर्म से संबंधित रहते हैं कि नहीं। तो गोवा में तो ये भी कैथोलिक परिवार में, मुंबई में, लेकिन कर्मस्थली कहाँ है, देखिए बच्चों, देखिए जन्म वहाँ हुआ। तब फिर क्या हुआ, इनकी मम्मी जब मुंबई लेके चली आई, प्रश्नों को आराम से बताएंगे। तो मुंबई का वातावरण ऐसा होता है, इस तरह हम बताएंगे कि जब ये जो गोवा में जन्म हुआ, तो गोवा तो बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ अस्वस्थ नहीं हुए। तब ये मुंबई, जब इनके पिता खत्म हो गए, तब इनकी मम्मी इनको मुंबई लेके चली आई। ठीक है, मुंबई, तो मुंबई का वातावरण इतना प्रदूषित होता है बच्चों कि वहाँ वो अस्वस्थ हो गए। इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, तो क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए। तब फिर जो है ये वहाँ, ये तो वहीं मुंबई में रही इनकी माता, लेकिन फिर उनकी दादी तो गोवा में ही रही होंगी ना, उनका जो है निवास जहाँ था, तो उनकी दादी गोवा में ही रही। फिर यहीं गोवा में इनकी माता ने उनकी दादी के पास इनको भेज दिया। इसलिए आप लोग को एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, तो उसको आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए मुंबई हो गया। तो सूजा में गोथिक शैली में से प्रभावित होकर किस का चित्रण किया है बच्चों, तो गोथिक शैली से देखिए, ये गोथिक शैली यहाँ दिया हुआ है ना, तो लेकिन राउले किससे, जार्जले राउल, ये प्रश्न पूछा जाएगा किसके से प्रभावित होकर इन्होंने इसे गोथिक से था ये ना, तो इसे आदम और यूह बनाया। ठीक है, आदम और यूह बनाया। और देखिए आपके जो है घूसर नृत्य जो बनाया था, घूसर और ब्लू लेडी जो बनाया था बच्चों, वो किससे प्रभावित होकर बनाया था, जो पाल गोगवा, ठीक है, पाल गोगवा, सेजा और माती से प्रभावित होकर बनाया था। क्या, ब्लू लेडी और जो है ये वाला घूसर दृश्य, ये भी चीज। और इसे किससे, जॉर्ज राउले से प्रभावित होकर इसने जो है आदम और यूह स्वर्ग का बहिष्कार जो बना दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहली पीढ़ी का एकमात्र कलाकार जिसने पश्चिमी देशों में अपनी पहचान बनाई। ये पूछा जाएगा तो पश्चिमी देशों में किसने अपनी पहचान बनाई बच्चों, तो इसी ने बनाई। अब चित्रकार या फिर सूजा की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बर्ड्स ऑफ लाइन्स आपने देखा ही था। और कब प्रकाशित हुआ था इनका, 1959 में। ठीक है, 59 में। कितना, जब ये यहाँ पे पै ग्रुप की स्थापना हुई 1948 में, तभी उसके 11 साल बाद चित्रकार या फिर सूजा। हाँ, ये देखिए किस कला समीक्षक ने सूजा के चित्रों से काफ़ी प्रशंसा की है, तो किसने की है, जॉर्ज बर्गर ने। आप इस तरह याद रखिए, बर्गर खाने के बाद आप उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप जोड़ के याद रखेंगे, बर्गर होता है ना, तो बर्गर आप खाएंगे तो उसकी प्रशंसा करेंगे। तो इसकी समीक्षक कौन सी प्रशंसा करेगा बच्चों, जॉर्ज बर्गर। जैसे अश्लीलता का हमने बताया कि नहीं, आपको देख लीजिए राजा रवि वर्मा में तो एकदम बहुत आसान से रतन परमो बता दिया, यही ला से जोड़ दिया। नाटक बता दिया, ठीक है, नाटक करेगा, नाटकीय जो है उनके चित्रों को नाटकीय प्रभाव दर्शाया है, नाटकीय रूप से किसने कहा है, तो आनंद कुमार स्वामी ने कह दिया है, राजा रवि वर्मा का। तो नाटक से आपको आनंद आएगा कि नहीं, तो देखिए किसने कहा, आप एकदम जब बर्गर देखेंगे तो प्रशंसा किसकी करेंगे, बर्गर की करेंगे। तो किसकी समीक्षक ने किया था, बर्गर ने किया था। जान पै कलाकार का समूह एक ऐसा कलाकार जिसने 3 बार विवाह किया था, ये 3 बार विवाह किया था, ऐसा व्यक्ति था सूजा ने। ये फैन सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी है, तो देखिए
तुरंत जब प्रदर्शनी आपको आएगा तो यही चीज़ आप रखिएगा कि जब ये यहाँ सम्मिलित हुए तभी क्या, वर्गिटन हाउस लंदन में जब यहाँ पै ग्रुप की स्थापना की थी तभी वर्गिटन हाउस लंदन में यहाँ स्थापना किए, वहाँ लंदन में जाके प्रदर्शनी लगा दिए 1948 में। देखिए किसके किसके प्रयासों में सर 1948 में पैक की स्थापना हुई, तो या फिर सुझाव जब ये देखिए कई कलाकार वहाँ दे देगा, बर्गर आप देखेंगे तो आप तुरंत वहीं जाएंगे, जो मैंने बताया था प्रशंसा किसकी करेंगे और किसी कलाकार के नहीं तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन वहाँ रहेगा। देखिए एफ एन सूजा किस लिए प्रसिद्ध है, ये नग्न आकृतियाँ बनाता था बच्चों, इसकी पिक्चर देखेंगे आप अभी गूगल पे सर्च करके, ऐसी नग्न आकृतियाँ बनाता था, आपको तब यही कलाकार को याद आएगा जो जैसे जैसे इन्होंने पेंटिंग बनाई है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कैसी है बच्चों, दार्शनिक इनकी श्रृंखला है जो दार्शनिक और प्रेमी, किसने चित्रित किया है, एफ एन सूजा ने। सूजा ने स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कब प्रवेश लिया है, तो देखिए अब जब ये 24 में जन्म हुआ, हमने हर चीज़ें आपको जोड़ के बताया, तो 24 में जन्म हुआ बच्चों, तो 40 और 30 और 24 26 साल की लगभग जो है 26 वर्ष की उम्र में बच्चों, ये जो है कितना 24 में जन्म हुआ इसका ना, तो 6 इसमें का नहीं 40 नहीं 16 वर्ष की, सॉरी हम भी जोड़ने में हमारा जो है, देखिए 40 इधर हो गया तो 24 में 16 वर्ष की उम्र में, इस तरह याद रखेंगे तब आपको। और किसके पहले ये जो प्रदर्शनी लगाया था, जो यहाँ जो है प्रदर्शनी भी लगाया और जो है यहाँ जब देखिए जब यहाँ प्रदर्शनी लगाया और ग्रुप की स्थापना हुई जब ये, उसके लगभग देखिए 8 साल पहले इसने कहाँ प्रवेश लिया था, मुंबई में जो है पढ़ने के लिए गया होगा, देखिए यही है ना, मुंबई में पढ़ने के लिए गया था, प्रवेश लिया था, वही 16 साल में वही का कार्य करेगा। तब कब क्या है बच्चों 1940 में। तो इस तरह आप याद रखिए, जैसे हमने और भी कलाकारों को आगे बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। देखिए जब इस तरह जैसे बेगटप्पा का बता दिया था 2006 से जो है सॉरी 1906 से जो है वहाँ से लिया था उन्होंने, जब वहाँ गए थे, ये अजीब हमको इनका बता रहे हैं। तो देखिए कैटलाग स्वयं का, जैसे किस कलाकार ने कैटलाग में स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहकर पुकारा था, तो सूजा ने कहा था, स्वयं को शैतान कह दिया इसने, क्योंकि इसका जैसा रूप ही ऐसा था, तो जो है कि उसने स्वयं को दादावादियों का उत्तराधिकारी, दादावादी कौन है बच्चों, ढूंढा है ना, मार्शल ढूंढा है, तो उसका उत्तराधिकारी कहकर पुकारा था, वहाँ के जो है वेस्टर्न आर्ट में उसका उत्तराधिकारी कह के इन्होंने अपना कह दिया। पर एक कलाकार का वह समूह, हम राम किंकर का बैच का बताने लगे तो वहाँ चले गए, वहाँ उस पर वेंकटप्पा पे, इसलिए सॉरी मुंह से निकल गया था। देखिए जो है बैक कलाकार का समूह महासचिव कौन था, तो यह फैन सूजा था, यह इसी का सचिव था ना। ब्लैक आर्ट तकनीकी क्या है बच्चों, संपूर्ण चित्र को काले रंग में पोत कर दिया जाए, वही जो है जो काले रंग में, संपूर्ण चित्र को काले रंग में उभरे किनारों को चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास दिया जाता है, ठीक है, चमकते एकदम, ये वाला चीज़ देख लीजिएगा। आज पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गई बच्चों, इसके लिए जो है एडजस्ट करिएगा आप लोग। ये हो गया था ना, ये वाला हो गया था, ये वाला आपको हम बता दिए थे, मृत्यु तो इनकी बता दिए थे, उधर से हम आए थे ना तो उल्टा हो गया था, ये वाला भी बता दिए। इनकी अब केवल प्रसिद्ध इनकी चित्र श्रृंखला भी याद रखिए और आत्मकथा भी आप लोग याद रखिए। बर्ड्स एंड लाइन्स जब प्रकाशित कराए तो भी लोग आप लोग याद रखिए कि 11 साल बाद जो वहाँ और जो है 16 साल बाद यहाँ 1940 में 24 में जन्म लिया जब इन्होंने, तो कहाँ 16 वर्ष की उम्र में जे स्कूल में जो है इन्होंने प्रयास लिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इनका चित्र देखते हैं क्या क्या है। प्रसिद्ध चित्र बर्थ का है, हमने बताया था कि बर्थ जो है 5 में 3 साल बाद जो मरे तो 11.3 में, ये बताया है ना कि 3 साल बाद तो ये कितने करोड़ में बिका, वो भी आप लोगों को याद रखेंगे। देखिए ये क्या हो गया, अब हम इनका प्रश्न देखिए। मैन एंड वुमेन ग्राइडेड देयर टीथ, क्या है मैन एंड वुमेन ग्राइडेड देयर टीथ कब बनाया बच्चों, यही 1957 में, ठीक है 57 में बनाया। कब बनाया, इसके वर्ड्स जब ये जो है वर्ड्स लाइन से जब बनाया है तो उसके कब, ये वाला चित्र 1-2 साल पहले, ठीक है। नारी और दार्शनिक, लास्ट सफ़र कैनवास पे तैल माध्यम में, ब्लू लेडी नीली औरत, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट,
ये बहुत पूछा जाएगा आपको। प्रोग्रेसिव ऑफ आर्टिस्ट इनका है, इन्होंने बनाया है, जो वहाँ से जो है उनका कैटलॉग बनाया था इन्होंने ना। लॉन्स लॉन्स लक्स बार्सिलोना कैनवास पर तैलंग में कब बना? 1961 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। इराज किवलिंग जैसे इनका नाम है वैसे इनका थर्नाटोम कैनवास पर तैलंग में कब बनाया बच्चों? 1984 में। तो देखिए यहीं यहीं इनका जो है सारा हमने जो जैसे बताने का प्रयास किया है बच्चों, हमने बेस्ट से बेस्ट बताने का तरीका किया। ये आपको जैसा जैसे नहीं कि हमने जो बताया वो आपको पसंद आएगा, इसकी गारंटी हमको नहीं है बच्चों। बाकी हम जो है ऐसा जोड़ के आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए कहीं भी जो है ऐसा नहीं होता है कि मैं वहाँ पे कोई चीज़ जोड़ के नहीं बताने की कोशिश करती हूँ। हर भरसक प्रयास मेरा यही कि आपको वो चीज़ें याद होती जाएँ। तो जैसे जैसे आप हमको यही बर्थ वाला बताया है ना बच्चों, तो जैसे 5 में जब ये हुआ तो आप इस तरह याद रखेंगे 3 साल बाद, और जैसे 3 साल बाद है तो 11.3 याद होगा कि नहीं। तो जैसे जोड़ के याद चीज़ों को याद रखेंगे तब आपको अच्छे से याद होता रहेगा। धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और हम आपसे यही कहते हैं कि जब भी आप लोग देखिए बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो है जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासें मैं आपके लिए प्रदान कराऊंगी। धन्यवाद आप सभी का।